सो वेलकम बैक एवरीवन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चल रहे हैं। अनदर 40 मार्क्स पोर्शन। और ये जो चैप्टर आप अभी देख रहे हैं ये 8 मार्क्स का चैप्टर है जिसे मैं 2 पार्ट्स में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और कॉन्सेप्ट थोड़े हाई लेवल के हैं। देयरफॉर मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलूंगा, बिकॉज डेप्थ में नहीं जाने से फिर मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। आपको बस जिस फ्लो में मैं डिस्कशन कर रहा हूं इस फ्लो में इस चैप्टर को आप भी कवर कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 8 आउट ऑफ 8 इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर टोटल 8 मार्क्स का। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर शुरू होता है, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल। ठीक है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल, और डिमांड तो आप सब जानते हैं, आप लोगों ने डिमांड से ही क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की जर्नी शुरू की। तो टोटल डिमांड इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ड्यूरिंग एन ईयर एक इकोनॉमी में कितना डिमांड हुआ उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं तो एडी विल बी इक्वल टू, देखो इकोनॉमी में 4 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स और पार्ट्स इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो होता है हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, क्या होता है हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग जो डिमांड करते हैं, जो खर्चे करते हैं, खर्चा करना इज डिमांड करना, तो उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं और इसे सी से डिनोट किया जाता है। तो इकोनॉमी में सबके डिमांड को जोड़ देना है तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। तो सबसे पहले आप हाउस होल्ड वालों की डिमांड को जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी में, अच्छा हाउस होल्ड मतलब हमारे और तुम्हारे जैसे लोग जो कंज्यूमर्स, आम कंज्यूमर्स होते हैं ना, उसे हाउस होल्ड कहते हैं। अच्छा, इकोनॉमी में फर्म्स भी होते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो भी रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो भी काफी सारी चीजें डिमांड कर रहा है। उसके जो डिमांड्स है, मशीनरी लगा रहा है, उन सबको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो वो फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, मशीनरी लगा रहा है, इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो दैट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो कुछ डिमांड हमारे तरफ से हो रहा है, कुछ डिमांड प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी हो रहा है। ओके, इकोनॉमी में अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, सरकार भी काफी सारी चीजें परचेज करती है, खर्चा करती है, रोड बना रही है, क्रॉप्स खरीद रही है किसानों से, वैक्सीन खरीदा था कोरोना के टाइम में। तो सरकार का भी काफी सारा डिमांड होता है और सरकारी खर्चों को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबके डिमांड को बस जोड़ना है, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। एंड लास्ट लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन से जो डिमांड आ रहा है, देखो ये तीनों तो इंडिया के हैं, ये तीनों तो अपने इकोनॉमी के हैं, बट कुछ डिमांड फॉरेन से भी आते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, दैट्स व्हाट दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स से इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में एक्स से डिनोट किया जाता है एक्सपोर्ट को। बट दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट फॉरेन डिमांड, ये फॉरेन से डिमांड आ रहा है। पहला 3 जो था ना, दीज थ्री वर देसी डिमांड, इंडियन डिमांड था। अभी फॉरेन से भी डिमांड आ रहा है, तो चाहे वो डिमांड इंडियन हो या चाहे वो डिमांड फॉरेन का हो, टोटल डिमांड बस लेना है। अच्छा, बट हमें इसमें से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा? जो वी आर डिमांडिंग बैक इन आवर कंट्री, यानी इंपोर्ट, इंपोर्ट को हटा देंगे इसमें से। इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट इज डिनोटेड बाय एम। सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आपको दिखाना पड़ेगा। सो बेसिकली हमारे इकोनॉमी में कितना डिमांड हो रहा है? आप बोलोगे 4 टाइप के डिमांड्स आ रहे हैं हमारे इकोनॉमी में। ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट शुरू से बना के रखना है। एनीथिंग कैन कम, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, ये पूछा हुआ है एंड ये बता नहीं पाए बच्चे लोग। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि ये तो बड़ा इजी पार्ट है, इसमें क्या इतना टाइम लगा रहे हैं, ये बता नहीं पाए बच्चे लोग सही से। ठीक है, मैंने एक कोर्स करवाया अपने ऐप में जिसमें मैंने ये चीज डिस्कस किया है। काउंसिल बोल रहा है कि स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू आंसर दिस। मैंने ऐप में एक सेपरेट सेक्शन बनाया है जिसमें काउंसिल ने कहां कहां पे डिफिकल्ट एरियाज पिन पॉइंट करके बताया, दिस इज अ डिफिकल्ट एरिया। तो ये डिफिकल्ट एरिया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू इट। हमारे इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितना रहा? हमारे इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितना रहा? आप बोलोगे सर सबके डिमांड को ऐड कर दो। सबके मतलब हाउस होल्ड के डिमांड को ऐड कर दो, कॉल इट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स के डिमांड को ऐड कर दो, कॉल इट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के डिमांड को ऐड कर दो, कॉल इट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फॉरेन से जो डिमांड आ रहा है वो भी ले लो, लेकिन रिटर्न जो हम लोग करवा ले रहे हैं उसको माइनस कर दो। तो ये हो गया नेट फॉरेन डिमांड। दिस इज व्हाट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब नेट फॉरेन डिमांड। ठीक है, नेट फॉरेन डिमांड या नेट एक्सपोर्ट। तो इसे हम
कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, राइट, दिस इज नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों को जब आप जोड़ देते हैं तो आता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब बच्चे लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, काउंसिल आपका बोल रहा है कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो? एक्चुअली ये जो चैप्टर है, ध्यान से सुनना, ये जो चैप्टर है ये जॉन कीनीज के स्टडीज पे बेस्ड है। कीनीशियन थ्योरी कहते हैं इस चैप्टर को, इट्स कॉल्ड कीनीशियन थ्योरी, और ये जॉन कीनीज के स्टडीज पर बेस्ड है। अब जॉन कीनीज ने अपने स्टडी में क्या किया ना, उसने बेसिक लेवल का जो अपना थ्योरी बनाया, उसमें उसने गवर्नमेंट के इंपैक्ट को नहीं लिया। तो जॉन कीनीज के हिसाब से गवर्नमेंट का इंपैक्ट नहीं है, ये सब मैंने अपने नोट्स में बना के दिया है, ठीक है, बट यहां पे मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। सो जॉन कीनीज ने गवर्नमेंट का इंपैक्ट को नहीं लिया, एंड एट द सेम टाइम जॉन कीनीज ने कंट्री को, इकोनॉमी को एक क्लोज्ड इकोनॉमी माना। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं करती है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात हो गई खत्म। Therefore, according to John Keynes, the AD is only equal to C plus I. तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में केवल ये लिख कर आते हैं AD is equal to C plus I, which is wrong. AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. आपको ये वाला बताना है ना, तो पहले ऊपर वाला बात बताओ, जैसे मैंने आपको पहले पूरा बताया और फिर मैंने बताया अकॉर्डिंग टू जॉन कीनीज government expenditure is not being considered, economy is assumed to be a closed economy, therefore AD is equal to, तो आप पूरी बात बताइए, सिर्फ ये लास्ट वाला बोलोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। काउंसिल ने ये एरिया को पिन पॉइंट करके बोला है कि स्टूडेंट इस एरिया को बहुत लाइटली ले लेते हैं और एग्जाम में मैसअप करके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब नहीं होगा मैसअप, अब हम लोग पूरा आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंने पहली बात बताई। तो अभी तक हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा AD इज इक्वल टू C प्लस I। आगे जो चैप्टर में यूज करेंगे वो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बिकॉज हम लोग आगे का चैप्टर कीनीज के थ्योरी को पढ़ रहे हैं, कीनीशियन थ्योरी को पढ़ रहे हैं। बट नॉर्मली अगर आपसे एग्रीगेट डिमांड पूछे तो एग्रीगेट डिमांड ये पूरा चारों होता है, कीनीज के हिसाब से ओनली दो होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्यों ये यूज करेंगे, बिकॉज आगे का चैप्टर कीनीशियन थ्योरी है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके बुक में एक टॉपिक डिस्कस किया गया इफेक्टिव डिमांड। देखो, एग्रीगेट डिमांड जो होता है ना, ये एक्स एंटी होता है। एक्स एंटी समझते हो ना आप लोग, एक्स एंटी मैंने आपको डिमांड चैप्टर में भी बताया था। एक सेकेंड, एक्स एंटी, ये देखो एक्स एंटी होता है आगे, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड इज एन एक्स एंटी कॉन्सेप्ट। एक्स एंटी का मतलब है this demand is only planned demand, this demand is only estimated demand, this demand is intended, ये एक्चुअल नहीं है। जैसे करंट ईयर में हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कितना एग्रीगेट डिमांड होगा, तो प्रिडिक्टिंग दैट, कैलकुलेटिंग दैट, एस्टिमेटिंग दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। बट रियली में कितना डिमांड हुआ, एक्चुअली में कितना हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्स पोस्ट, और इसे इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिमांड, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव। एग्रीगेट और इफेक्टिव का आपको आई होप मतलब समझ में आ गया है, ठीक है। दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, आपका अजम्पशन और रियलिटी कैन बी डिफरेंट ऑफ कोर्स, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज सुनना, क्योंकि आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे अभी, है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक, चलो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखा दूंगा। जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल वाले आएंगे। तो देखो, हमने जो एक चैप्टर किया था डिमांड का चैप्टर, है ना, तो डिमांड का चैप्टर पढ़ा था, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में वी आर स्टडिंग एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड का, मैंने एग्रीगेट का मतलब क्या बताया था, टोटल, और वहां उस चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ा था मार्केट डिमांड, याद है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पढ़ा था हमने। तो अब मेरे को बताओ, क्या मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड इज इट द सेम थिंग? अब मैं आपसे बात तो कर नहीं सकता, तो मैं सीधा सीधी बता देता हूं कि नो, दीज आर नॉट द सेम थिंग। देखो, वहां जो हम लोग टर्म यूज करते थे ना, याद है आपको, वहां पे मैं बोलता था कि ए ने डिमांड किया लेट्स से 5 एप्पल्स, इसने 5 एप्पल्स डिमांड किया, एप्पल मतलब फ्रूट वाला, फोन वाला नहीं, इसने 5 एप्पल्स डिमांड किया, ठीक है। अच्छा, तो ये ए का इंडिविजुअल डिमांड हो गया। बी ने डिमांड किया 4 एप्पल्स, तो ये बी का इंडिविजुअल डिमांड हो गया। सी ने डिमांड किया 3 एप्पल्स, तो ये सी का इंडिविजुअल डिमांड हो गया। तो पूरे मार्केट का डिमांड कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर पूरे मार्केट का डिमांड जो है 4 + 3 7 एंड 5 12 हो गया पूरे मार्केट का डिमांड, तो इसे हम मार्केट डिमांड कहते थे।
और यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे सबके डिमांड को ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग डिमांड ऑफ एवरीबडी, वेदर दे आर कंज्यूमर्स और फर्म और गवर्नमेंट और फॉरेन वट और सबके करने के बाद हम लोग एडी बोल रहे हैं उसको। सो आर द सेम थिंग? नो। ध्यान रखना, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मार्केट डिमांड जो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वहां पे वी वर टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट ओनली। जैसे एप्पल्स है तो ओनली एप्पल्स की डिमांड को ऐड करेंगे, वो एप्पल्स का मार्केट डिमांड निकलेगा। बट इन दिस केस, इन एग्रीगेट डिमांड, वी आर नॉट एडिंग ओनली वन प्रोडक्ट, वी आर एडिंग एवरी प्रोडक्ट। मतलब एप्पल्स भी ऐड हो रहे हैं, फोन्स भी ऐड हो रहे हैं, कपड़े भी ऐड हो रहे हैं। वी आर एडिंग टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यहां पे टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एवरी गुड्स एंड सर्विसेज इज गेटिंग एडेड। मार्केट डिमांड में क्या था? टोटल डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट था। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट डिमांड क्या था। तो आप बोलोगे मार्केट डिमांड जो था ना, मार्केट डिमांड वो था टोटल डिमांड फॉर वन कमोडिटी ओनली, एक प्रोडक्ट का टोटल डिमांड था। और एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे गुड्स का टोटल डिमांड। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल का पूछ सकता है, ठीक है। जो लोगों ने मेरे से ऐप में कोर्स लिया, मैंने आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं, उसमें ये सब चीज गिवन है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जितना आपको मैंने वहां प्रोवाइड किया ना, बस उतना करके जाना, आपको बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू दैट मच, उतना भी कर लिया, आपको 8 आउट ऑफ 8 इस चैप्टर से मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग ना ग्राफ देखते हैं। सो अब कीनीशियन थ्योरी में डेप्थ में जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कीनीज, एडी वाज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि इसने गवर्नमेंट के इंपैक्ट को लिया नहीं और इसने फॉरेन ट्रेड को भी नहीं लिया, तो एडी इज ओनली इक्वल टू सी प्लस आई। तो अब इसके ग्राफ को कैसे बनाएंगे ना? इस चैप्टर में ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि आप इंडिविजुअली ग्राफ्स को सीखें। जैसे एडी मुझे बनाना है तो मैं एडी नहीं बनाऊंगा, मैं पहले सीखूंगा कि सी का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर मैं सीखूंगा कि आई का ग्राफ कैसे बनेगा, और फिर दोनों को जोड़ करके एडी देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले सी के ग्राफ पे बात करते हैं। तो सी रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलते हुए भी चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट से फिर कवर कर लेना, मैं सारी बातें यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कंजम्पशन फर्स्ट, ठीक है। तो कंजम्पशन जो है, नीचे में ना हम लोग इनकम दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वी आर शोइंग इनकम। इनकम को वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, आई से इन्वेस्टमेंट, वाई से इनकम। यस, सो कंजम्पशन का क्या होगा? इवन एट जीरो इनकम देयर विल बी सम कंजम्पशन, जिसे मैं थोड़ा सा ऊपर में दिखा रहा हूं। तो आप देखोगे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, जो जो बातें बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ कंजम्पशन। कंजम्पशन जो है वो ए लेवल से स्टार्ट हुआ। व्हाट इज ए? ए रिप्रेजेंट्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो इनकम हो या ना हो, खर्चा तो थोड़ा सा होगा ही। मान लेते हैं ₹50 करोड़। तो ₹50, क्योंकि हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक आदमी की बात नहीं हो रही है। तो ₹50 करोड़ ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। मतलब इस इकोनॉमी में इनकम हो या ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट, कुछ तो खर्चे होंगे। अब ये खर्चे होंगे कैसे? अगर इनकम है ही नहीं तो होंगे कैसे? पास्ट सेविंग से, हमने पहले पैसे जमा किए होंगे। तो अभी इनकम नहीं भी है तो भी सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए कुछ बेसिक कंजम्पशन तो करने पड़ेंगे। इकोनॉमी में कुछ नहीं भी है तो हॉस्पिटल तो चलाना ही पड़ेगा, पावर प्लांट्स और ये सब जो है वो सब तो चलेंगे ही, मिलिट्री तो आपकी रहेगी, पुलिस व्यवस्था ये सब तो रहेगी। तो अगर इनकम नहीं भी है तो भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप बंद नहीं कर सकते। तो उसका खर्चा लाओगे कहां से? मतलब पैसे लाओगे कहां से? पास्ट सेविंग्स, ठीक है। पास्ट सेविंग या फिर बोरोविंग भी कर सकते हैं। सो खर्चे जो हमारे हैं वो जीरो से स्टार्ट नहीं होते, वो ऑलवेज एक मिनिमम लेवल पे रहते हैं। दैट मिनिमम लेवल इज शोन बाय ए। कुछ बुक्स में इसको सी बार से भी दिखाते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में सी और ऊपर में बार लिखा हुआ आ जाए तो भी समझना कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है। आपके बुक्स में ए भी दिखाया है, मैंने भी अपने नोट्स में ए डाला है, बट रिमेंबर इट कैन बी सी बार ऑल्सो। ओके, अच्छा, फिर धीरे धीरे आपके इनकम बढ़ेंगे। लेट्स से आपके इनकम
मतलब देश की इनकम 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, तो 400 करोड़, जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगे अब आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप। पॉजिटिवली स्लोप मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ जाएगा। जो नेगेटिवली स्लोप होता है ग्राफ नीचे आता है, पॉजिटिवली स्लोप मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको सी का ग्राफ समझा दिया। आइए एक अलग कलर से मैं आपको आई का ग्राफ समझा देता हूं। तो आई भी आप देखोगे मेरे नोट्स में दो टाइप के आई होते हैं। ठीक है, अभी उस पर नहीं जा रहे, आई कम बैक टू दैट लेटर। आई, नाउ कीनीज ने आई को कांस्टेंट माना है। कीनीज ने आई को, एक सेकंड रुक जाओ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यस, कीनीज ने आई को कांस्टेंट, कुछ ना, यस। तो व्हेन ही वाज स्टडिंग कंजम्पशन, तो देखो दो चीजों को तो उसने हटा ही दिया, गवर्नमेंट को हटा दिया, एक्सपोर्ट्स को हटा ही दिया। तो दो चीजों को तो उसने हटा दिया। एक जो बचा इन्वेस्टमेंट, उसको भी कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट मान लिया क्योंकि इकोनॉमिक्स लोग जिसको स्टडी करते हैं ना, वो पूरा फोकस सिर्फ उस पर करते हैं, बाकी को या तो हटा देते हैं या तो मान लेते हैं कि वो चेंज ही नहीं होगा। तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस है। इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी इट विल नॉट डिपेंड ऑन इनकम, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। तो इनकम आपका 0 रहे तो भी वो इस लेवल पे रहेगा, 100 रहे तो भी वो इस लेवल पे रहेगा, ग्राफ पे फोकस करो, 200 रहे तो भी इस लेवल पे रहेगा, 300 रहे, मतलब देखो इनकम बदल रहा है बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू कीनीज। बार बार मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, जॉन कीनीज के हिसाब से, फोटो भी आ गया देखो। तो आप क्या देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट का ग्राफ जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आ रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सी के ग्राफ का स्लोप कैसा है, आप बोलोगे पॉजिटिवली स्लोप है क्योंकि ऊपर जा रहा है। ठीक है, बहुत डेप्थ में मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से समझना। आई का अगर आपको स्लोप पूछे तो आई का आप स्लोप बोलोगे इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अब आता है मेन चैप्टर का हीरो, एडी। एडी का ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों को जोड़ के सी प्लस आई। तो अभी देखो सी को हमने, या फिर सी को हमने 50 के लेवल से स्टार्ट किया था, ₹50 करोड़। आई को मान लो ₹30 करोड़। तो अगर वो 50 है और ये 30 है, तो दोनों को जोड़ के एडी बनेगा ना, तो दोनों को जोड़ के थोड़ा ऊपर में एडी बनेगा एट 80 करोड़। आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं, नंबर्स मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे लिख कर नहीं आएंगे नंबर्स। तो दैट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एडी। उसके बाद एक बात बताओ, स्टार्ट तो चलो मैं पकड़ लिया कि 30 प्लस 50 तो वो 80, ठीक है ना, ये 50 प्लस ये 30 तो 80, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बट उसके बाद तो आई चेंज होता नहीं है, आई इज कांस्टेंट। इसका मतलब अब एडी में जो भी चेंज आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अब एडी में जो भी चेंज आएगा वो अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन आएगा, क्योंकि आई इज नॉट चेंजिंग। एडी बनता है दो चीजों से, और ये तो भाई अब चेंज होगा ही नहीं। तो अब एडी में जो भी चेंज आएगा वो ड्यू टू आई आएगा, सी आएगा। तो अब सी जैसे चेंज हुआ है वैसे ही हमारा एडी का ग्राफ भी जाएगा। और इन दोनों का जो गैप है, दैट गैप विल बी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दोनों में एक ही चीज का फर्क है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई एंड सी इज ओनली इक्वल टू सी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आई, दोनों में डिफरेंस क्या है, आई। तो वो डिफरेंस हमें उनका गैप में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया, बहुत सारी बातें भी मैंने यहाँ पे की, और ऊपर में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक फॉर्मल डायग्राम। ठीक है, सो दैट्स द डायग्राम ऑफ ए डी। ठीक है, तो देखो अभी तक जो जो बातें हैं मैंने जो भी हमारे ऐप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है, मैंने उनको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए हैं। तो आपको बस इसी से पढ़ना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में यू डोंट नीड टू स्टडी फ्रॉम योर बुक, सब कुछ बुक का सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इवन पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। सो आप बस इसको करो। देखो मैंने यहाँ पे आपको अभी सी के बारे में बताया था, सी का स्लोप मैंने समझाया था, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व।
उसका डिटेल दिया हुआ है, स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, ठीक है, उसके भी डिटेल दिए हुए हैं। जो जो आपको पढ़ना है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये मैं आपको यहीं से करा देता हूँ सो दैट आपका हो जाए, ठीक है। सो मेक यूज ऑफ दिस नोट्स, ठीक है, मेक यूज ऑफ दीज मटेरियल्स। आप बस इसको ट्रस्ट करके करो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है फुल इकोनॉमिक्स में। जस्ट डू दिस मच, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, यू कैन रजिस्टर इट। आपको ऐप का लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहां बहुत सारे मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डाल रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके बेसिक लेवल से थोड़े हायर लेवल के, क्योंकि आपके एग्जाम में अब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग्स को टेस्ट करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, सो यू कैन डू द नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन फ्रॉम देयर। तो कम बैक टू दिस, जो मैंने आपको बोला इन्वेस्टमेंट दो टाइप का होता है। हमने जो डिस्कस किया था ना वो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये देखो ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा, वी डिस्कस्ड दिस ग्राफ, है ना, वी डिस्कस्ड दिस ग्राफ। बट एक दूसरा इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस क्या होता है? ऑटोनॉमस का मतलब है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब फर्क नहीं पड़ता, इनकम कितना भी हो, ये तो ग्राफ एक लाइन में चलता रहेगा। दूसरा वाला जो है उसे फर्क पड़ता है। तो जैसे जैसे इनकम आप देखोगे इधर ग्रो कर रहा है ना, तो वो ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ग्राफ को फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो एक डेफिनेशन बोल दोगे, दूसरा आप ग्राफ बता सकते हैं। 2 मार्क्स के लिए पूछा था, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हाई किसको बोलते हैं? जो चेंज होता है। तो चेंज कौन होता हुआ दिख रहा है? पहला वाला इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग कहते हैं इनकम इलास्टिक, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं इनकम इन इलास्टिक, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो बस कोई भी दो डेफिनेशन आप कर सकते हो। ऑटोनॉमस वाला जनरली गवर्नमेंट सेक्टर करता है, जनरली इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। बिजनेसेस जो जो गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं वो लोग करते हैं। और पहला वाला जो है वो जनरली प्राइवेट सेक्टर करते हैं। इनकम आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इनकम नहीं आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो उनको इनकम से फर्क पड़ता है, प्राइवेट वालों को इनकम से फर्क पड़ता है, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक बार ये देख सकते हो स्लोप ऑफ एडी, यस स्लोप ऑफ एडी भी पॉजिटिव रहेगा, जो हमने ग्राफ बनाया था। तो आप देखोगे सी का पॉजिटिव है, एडी का भी पॉजिटिव है, जो ग्राफ ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव है। और आई का जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो बस इतना सा पार्ट है, इसको एक बार आप अच्छे से गो थ्रू कर लो। जो जिनके पास नोट्स है नोट से पढ़ लो, जिनके पास नहीं है तो वो आप ऐप रजिस्टर करके आप पा सकते हैं, तो आप वहां से पढ़ लो या फिर बुक से पढ़ लो, ठीक है, कहीं से भी कर लो, बट इतना करके उसके बाद ही आगे चलना, ठीक है। ऑल राइट, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चैप्टर में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, तो देखो बिफोर गोइंग टू द बिग वंस, एक बार इसको डिस्कस करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमी में पूरे देश में 100 लोग हैं, ठीक है। और 100 में से देर आर 25 पीपल हु डोंट वांट टू वर्क। होते हैं ना लोग जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, दे डोंट वांट टू वर्क, ठीक है। सो 25 पीपल आर देयर जो कि वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है, मतलब अपने मर्जी से जॉब नहीं करना चाहते, तो इनको हम कहेंगे वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ये अनएम्प्लॉयड है बट वॉलेंटरली है, मतलब अपनी मर्जी से है, ठीक है। बाकी जो बचे कितने लोग बचे? 75 लोग बचे। तो अगर इन 75 दे आर विलिंग टू वर्क, ये 75 पीपल हु आर लेफ्ट दे आर विलिंग टू वर्क, अगर इनके इनको विलिंगनेस है, एबिलिटी भी है, ठीक है, दो चीज होनी चाहिए, एक विलिंगनेस टू वर्क होनी चाहिए और ये रेडी होने चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए काम करने के लिए। तो इफ दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे गेट द वर्क, तो हम कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखें फुल एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है 3 से 4% लोग, इन 75 में से 3 से 4% लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, हो ही सकता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे लिखा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि कुछ लोग टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड रहते हैं, एक टेम्पररी पीरियड के लिए अनएम्प्लॉयड है। जैसे 75 में से 2-3 लोग, 75 में से 2-3 लोग जो है अभी अनएम्प्लॉयड है, बट वो टेम्पररी है, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जा रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयड है। तो इसको भी हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं काउंट करते। हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि अरे 75 में से तो 2 लोगों के पास जॉब नहीं है, तो 2 लोगों के पास टेम्पररी नहीं है। हाँ, 3-4% से ज्यादा हो जाए, मैंने यहाँ पे सब लिख के दिया है, ठीक है, 3-4% से अगर ज्यादा 10% लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो बात सीरियस है, तब आप फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहोगे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि ऑल द पीपल हु आर लुकिंग फॉर वर्क हैव द वर्क,
3-4% मे बी टेम्पररीली अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और इसमें हम लोग ये काउंट नहीं करते, जो अपनी मर्जी से घर पे बैठे उनको काउंट नहीं करते। अभी आप देखोगे एक टर्म यहाँ पे नीचे में दिया हुआ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इनवॉलेंटरी किसे कहते हैं, मतलब आप मर्जी से नहीं, यू वांट टू वर्क बट ड्यू टू इकोनॉमिक रीजंस यू आर नॉट गेटिंग वर्क। तो ये आपका चॉइस नहीं था, फोर्सफुली आपको जॉब नहीं मिल रहा है, दैट इज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी क्या होता है, अपनी मर्जी से, बाय चॉइस, डोंट वांट टू वर्क, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बना था 2018 में एंड मे बी फिर से बन जाए, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो है अब कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह यहां से अब पहले आते थे, अब मुझे नहीं लगता कि अब आएंगे, बट फिर भी एनी फंक्शन शोज रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। मैंने बार बार बोला है, अपने जहां पे भी फंक्शंस आते हैं, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, इसके बाद सेविंग फंक्शन, कहीं पे भी फंक्शंस आए, फंक्शन का मतलब होता है जो दो चीजों का रिलेशन समझाए। तो यहां पे कौन से दो चीज होंगे, एक होगा कंजम्पशन, दूसरा होगा इनकम। तो जो कंजम्पशन और इनकम के बीच का रिलेशन समझाए उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। जैसे यहां नीचे आप टेबल देख रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग शेड्यूल कहते हैं, कुछ लोग स्केड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो ये शेड्यूल इज कंजम्पशन फंक्शन, बिकॉज ये एक इनकम और कंजम्पशन का डिटेल्स बता रहा है कि कितने इनकम होने से कितना कंजम्पशन है, कितना इनकम होने से कितना कंजम्पशन है। तो ये सब जो बताता है ना, उसे हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। मैथमेटिकली इसे हम इस फॉर्मूला से दिखाते हैं, C इज इक्वल टू A यानी ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस CY स्मॉल सी। कुछ बुक्स में B भी लिखा रहता है, ठीक है, कुछ बुक्स में यहां पर B भी लिखा रहता है। इसका मतलब होता है MPC, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मैं बस अभी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला समझा नहीं रहा, मैं बस बता रहा हूं कि मैथमेटिकली वी शो इट लाइक दिस। A फॉर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, C कुछ बुक्स में B भी लिखा रहता है, इसका मतलब होता है MPC, Y का मतलब इनकम। तो अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन, तो आप बताओगे कंजम्पशन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। टेबल बनाकर आप एक एग्जांपल के साथ आ सकते हैं कि वेरियस इनकम पे कितने कितने कंजम्पशन है, वो शेड्यूल को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और अगर आपको बोले कि डायग्राम बना के दिखाओ, तो डायग्राम में अभी आपको बना के दिखाता हूँ। डायग्राम बनाना है, सो डायग्राम में सी और वाई का डायग्राम बनाना है, बिकॉज इन्हीं दोनों का सी एंड इन्हीं दोनों से कंजम्पशन फंक्शन बनता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई। तो सी का ग्राफ तो मैंने आपको बताया था, यहाँ हम लोग इनकम दिखाते हैं। सी का ग्राफ तो मैंने आपको समझाया था, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है फ्रॉम ए लेवल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन लेवल, और उसके बाद पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। तो दिस इज हाउ इट गोस। ये हो गया सी का ग्राफ। वाई का ग्राफ मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि वाई इज 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। वाई जब बनता है तो वो शुरू होता है फ्रॉम जीरो पॉइंट, मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूँ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड देन इट इज अ 45 डिग्री, मतलब बीच से एकदम स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जाएगा। थोड़ा और स्ट्रेट कर देते हैं, ये हो गया y। y 45 डिग्री ही क्यों होता है, क्योंकि कीनीजियन थ्योरी है, कीनीज ने ये अपना अजम्पशन लिया है। उसके अकॉर्डिंग इनकम जो है, आप देखो यहाँ पे टेबल में भी देखोगे, इनकम एक फिक्स पैटर्न में चेंज होगा, मतलब 100 100 100 100 करके ग्रो हो रहा है। ये कीनीज का अजम्पशन है, कीनीज की थ्योरी, कीनीज का रूल चलेगा, ठीक है। अगर वो ऐसा भी मान सकता था कि 80 80 80 80 करके चेंज होगा, वो ऐसे भी मान सकता था कि 200 200 200 करके चेंज होगा, वो 500 500 500 करके भी चेंज करवा सकता था, उसने 100 100 100 करके भी चेंज करवा सकता है। तो जब भी चेंज होगा वो एक फिक्स पैटर्न में चेंज होगा, और जब भी फिक्स पैटर्न में चेंज होता है उसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, ठीक है। तो ये बन गया सी और ये बन गया वाई, ओके। और जहां पे दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे वाई और सी बराबर हो गए। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले वाला जो एरिया है, वहां पे आप देखोगे कि सी इज ग्रेटर देन वाई, मतलब सेविंग्स नेगेटिव होगा यहाँ पे। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स डिस सेविंग,
दिस एरिया रिप्रेजेंट्स दिस सेविंग। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का जो एरिया है, तो वहां आप देखेंगे कि इनकम इज नाउ हायर देन कंजम्पशन, तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव सेविंग। तो जब भी आपको कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम आएगा, आपको ऐसे बना के आना है, वाई एक्सिस पे आप कंजम्पशन दिखा दोगे, एक्स एक्सिस पे आप इनकम दिखा दोगे, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा, एक दो बात और कर लेते हैं, नोट्स में लिखा हुआ है बट मैं अभी आपको बता देता हूं कि दो बात करना है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, दोनों नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि वाई एंड सी दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, दे आर डायरेक्टली या पॉजिटिवली रिलेटेड। तो एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, एक होता है इनवर्स रिलेशन। यहां पे डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों पढ़ेंगे साथ में। और दूसरा बात, y का जो इंक्रीज होगा, y विल इंक्रीज, मतलब इनकम विल इंक्रीज मोर, ठीक है, एज कंपेयर टू कंजम्पशन। आप देखो y, जो ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन लाइन है वो नीचे से स्टार्ट हुआ, बट नीचे से स्टार्ट होने के बाद भी वो ऊपर पहुंच गया, मतलब स्पीड ज्यादा होगी तभी ना। वही मैं बोल रहा हूं, उसकी इंक्रीज ज्यादा है। सी भी इंक्रीज कर रहा है, बट सी थोड़ा धीरे धीरे कछुए के जैसे चल रहा है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ गया। ऑल्दो इट इज इंक्रीजिंग, बट वाई ऊपर चला गया क्योंकि वाई की स्पीड ज्यादा थी। तो दो बातें यहां करनी है, डायरेक्टली रिलेटेड एंड स्पीड इज मोर ऑफ वाई। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था कीनीस का। ये दोनों ऑब्जर्वेशन मैंने नोट्स में लिख के दिया है। अब एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई ही इनकम है, एएस ही इनकम है। ठीक है, जैसे खर्चे होते थे एडी, एक्सपेंस होता था एडी, सबका खर्चा जोड़ दो, सबका डिमांड को जोड़ दो तो एग्रीगेट डिमांड निकलता था। वैसे ही सबके इनकम को जोड़ दो तो एग्रीगेट सप्लाई निकलेगा। तो जस्ट रिवर्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इट रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर आर सप्लाई। तो वहां पे हम लोग सबके डिमांड को जोड़ते थे, यहाँ पे ऑल प्रोड्यूसर्स यानी सबके सप्लाई को जोड़ देंगे तो एग्रीगेट सप्लाई निकलेगा। और जितना सप्लाई किया उतना ही तो कमाओगे, तो इसीलिए एएस इज इक्वल टू सप्लाई, सॉरी एएस इज इक्वल टू इनकम। अच्छा, ग्राफ की अगर बात करें तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ग्राफ जो है वो 45 डिग्री पे बढ़ेगा। क्यों 45 डिग्री? कीनीज ने बोला इसलिए। ठीक है, कीनीज ने बोला इसलिए। वो इनकम को जब भी बढ़ाता था तो एक फिक्स पैटर्न में बढ़ाता था, 100 100 100 200 200 200 या फिर 500 500, जो भी है वो एक फिक्स पैटर्न में बढ़ाता था। देयरफॉर द ग्राफ इज ऑलवेज 45 डिग्री। अब हम लोग कंजम्पशन फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, अब सेविंग फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन एनी फंक्शन रिलेशनशिप समझाता है, तो सेविंग फंक्शन भी रिलेशनशिप समझाता है बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। मैथमेटिकली इसे हम लोग दिखाते हैं, वो ए था, यहां माइनस ए है, प्लस वो सी था, यहां 1 माइनस सी है। मैथमेटिकली इस तरीके से दिखाया जाता है। ये जब सम्स करेंगे ना तब काम आएगा। ठीक है, सम्स करेंगे तब काम आएगा। इसको ऑब्वियसली आपका काउंसिल जब भी पूछेगा तो सम्स में पूछेगा। ठीक है ना, ओके। सो अगेन अगर आप इस टेबल को देखो, टेबल या शेड्यूल को देखो, तो इस शेड्यूल में आपको इनकम दिख रहा है और आपको सेविंग्स भी दिख रही है। तो दिस टेबल इज सेविंग्स फंक्शन। सेविंग फंक्शन इनकम और सेविंग्स की रिलेशन बताता है, कितने इनकम पे कितनी कितनी सेविंग्स है इसकी डिटेल मिल रही है, तो दिस इज सेविंग्स फंक्शन। ज्यादा बेटर ग्राफ मैं नेक्स्ट वाले में बना के दिखाऊंगा, बट अभी एक टेम्पररी में बना के दिखा देता हूं। वाई का लाइन तो ये है, दिस इज वाई। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो लुक एट द टेबल, तो टेबल में आप देखोगे शुरू में सेविंग्स इज नेगेटिव। ठीक है ना, थोड़ी दूर तक वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब सेविंग्स की जो ग्राफ है वो थोड़ी नीचे से शुरू होगी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव। ठीक है, माइनस ए से स्टार्ट होगा। वही हम लोग लिखे थे ना यहाँ पे, माइनस ए प्लस, तो माइनस ए से स्टार्ट होगा। अच्छा, फिर सेविंग्स जीरो होगा। जीरो कहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे जीरो, जब y इज 200, तो y मान लेते हैं यहाँ पे 200 है, तो ठीक उसके नीचे सेविंग्स विल बी जीरो, एंड उसके बाद फिर सेविंग्स पॉजिटिव हो जाता है, जीरो पे पहुंचा एंड अब पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है, इसको मैं बेटर तरीके से अभी नेक्स्ट वाले डायग्राम में बना के दिखाता हूं। वो डायग्राम ये है, डिराइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। मतलब पहले आप कंजम्पशन फंक्शन बना लो, तो ऊपर में वी विल मेक कंजम्पशन फंक्शन, एंड देन वी विल मेक सेविंग फंक्शन। तो दिस डायग्राम विल मेक मोर सेंस। ठीक है, आइए सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन बनाते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा सी का डायग्राम। तो नीचे इनकम दिखा लेते हैं, और वाई एक्सिस में वी विल शो कंजम्पशन, और यहां पे वाई एक्सिस में वी विल शो सेविंग्स। ठीक है, तो सी का डायग्राम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है पॉइंट ए से, एंड इट विल बी पॉजिटिवली स्लोप। ये सी हो गया। वाई बना लेते हैं, वाई विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड इट विल गो एट 45 डिग्रीज वाई। ठीक है, फिर याद रखना जहां ब्रेक इवन होगा, जहां ब्रेक इवन होगा वहां पे सेविंग जीरो होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर सी इज इक्वल टू वाई। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, नीचे में जब हम लोग सेविंग्स बनाएंगे ना, एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट सेविंग्स को जीरो रखेंगे। एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट एस शुड बी जीरो। मैं यहाँ पे ये आपको चार्ट से समझा देता हूं। तो अगर आप चार्ट देखोगे, तो आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट, लुक एट दिस पॉइंट। यहां पे इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर सेम, इनकम एंड कंजम्पशन दोनों सेम हो गए, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और जहां ब्रेक इवन पॉइंट होता है वहां सेविंग्स ऑलवेज जीरो होता है। ये सब चीजें नोट्स में लिख कर दिया हूं, ठीक है। ये सब आपको ट्रू फॉल्स में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यूज में ये सब पूछ सकता है। दे कैन आस्क यू कि ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग्स का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नन ऑफ द अबव, कैसे भी पूछ सकते हैं। सब कुछ लिख के दिया हुआ है, आपको बस उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में अभी समझा दे रहा हूं, पढ़ लेना आप भाई वहां पे अच्छे से। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट में सेविंग्स है जीरो, इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे में मैं सेविंग्स जीरो दिखाऊंगा। अच्छा, अब सेविंग्स बनाते हैं। तो ध्यान रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जहां पर लाइक कंजम्पशन कहां से शुरू हुआ था, ए से, सेविंग स्टार्ट होगा माइनस ए से। तो जितना ये ऊपर उतना सेविंग्स नीचे। ठीक है, वो ए तो ये माइनस ए, यहां से शुरू होगा। ब्रेक इवन पॉइंट में इट शुड बिकम जीरो एंड देयर आफ्टर इट शुड बिकम पॉजिटिव। तो बस ज्वाइन कराना है, थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करा लेते हैं। ये बन गया हमारा एस का डायग्राम। अब मैं आपको थोड़ा सा दोनों ग्राफ को मिलाकर दिखा देता हूं। देखो, जब तक ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचे थे, यानी ये शेडेड एरिया, तब तक ये डिस सेविंग है। दिस जोन इज डिस सेविंग जोन, येलो शेडेड एरिया। डिस सेविंग मतलब क्या, नेगेटिव सेविंग। तो देखो नीचे में भी सेविंग नेगेटिव है, देख रहे हो, येलो शेडेड एरिया। फिर जब हम लोग सेविंग्स पॉजिटिव कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, मतलब ये जो ग्रीन शेडेड एरिया है ये आपको पॉजिटिव सेविंग दिखा रहा है, तो नीचे में भी देखो सेविंग पॉजिटिव जोन पे आ गया। तो ये दोनों ग्राफ के बीच का कोरिलेशन मैंने आपको समझा दिया। तो बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग्स इज नेगेटिव, ऊपर वाले ग्राफ में भी दिख रहा है, नीचे वाले ग्राफ में भी दिख रहा है। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट बोथ आर पॉजिटिव, सेविंग पॉजिटिव है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डिराइव सेविंग फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बोलेगा, आप सी और वाई बनाकर आओगे। जब सेविंग फंक्शन बोलेगा, तो आप सी और वाई ऊपर बनाना और एस वाला डायग्राम नीचे वाले पैनल में बना देना। आप चाहो तो दोनों को मिला के भी बना सकते हो, नो हार्म इन दैट। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, मैंने पूरे चीज को एक बार में नहीं बनाया, थोड़ा मिटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैंने, आप देखोगे तो पूरा डायग्राम एक साथ नहीं बनाया है, मैंने इंडिविजुअली सी का डायग्राम बनाया, इंडिविजुअली वाई का डायग्राम बनाया, इंडिविजुअली एस का डायग्राम बनाया। थोड़े मुझे प्रॉपर्टीज याद थे जो मैंने नोट्स में लिख के दिया है, उन प्रॉपर्टीज के हेल्प से मैंने इसको बना दिया। तो ये ग्राफ जो है ना, ये आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, आपको इंडिविजुअली इसके कंपोनेंट्स प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ग्राफ ऑटोमेटिकली शेप ले लेगा। ठीक है, आइए
अब हम लोग एक सम भी प्रैक्टिस करेंगे, बट सम प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक बार आपको अभी तक का जितना भी फॉर्मूलाज हमने पढ़ा है वो सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे नोट डाउन करा देता हूं, एंड देन फिर हम लोग एक दो और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, एंड देन एक सम करके इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। सो ध्यान से देखो, अब तक हमने क्या क्या फॉर्मूलाज किया। फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो था एडी, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कीनेशियन थ्योरी वाला एडी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो था एएस, एएस इज इक्वल टू वाई। और इनकम जो होता है ना उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे इनकम जो होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इनकम से आप दो ही चीज कर सकते हो, इनकम से आप खर्चा कर सकते हो या तो आप सेविंग्स कर सकते हो। आपको पैसे मिलेंगे तो आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो यू कैन स्पेंड इट या तो यू कैन सेव इट। तो खर्चा और सेविंग्स दोनों को जोड़ देने से इनकम आ जाता है। एंड इफ y इज इक्वल टू सी प्लस एस तो as इज ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि as और y तो एक ही होता है ना, तो यहाँ पे मैं और लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला डिस्कस किया, c इज इक्वल टू a प्लस सी वाई, सी के जगह b भी हो सकता है। फिर हमने सेविंग फंक्शन डिस्कस किया, s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस सी वाई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको चार और फॉर्मूलाज बता रहा हूं जो हम लोग अभी सम में यूज करेंगे। वो है एपीएस या एपीसी। पहले बात करते हैं एपीसी इज इक्वल टू, पहले बात मतलब क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी इज इक्वल टू सी प्लस वाई। डिफाइन कैसे करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। सिमिलरली एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई, average propensity to save, it is the ratio of savings and income. Then आता है marginal propensity to consume, it is the ratio of change in consumption to change in income. And आता है MPS, it is the ratio of change in savings to change in income. तो ये चार फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा जाएगा, ये सम्स में ही टेस्ट किया जाएगा। आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आप बोल देना इट इज द रेशियो ऑफ, और रेशियो आपको मैंने लिख के दे दिया, आप बस इट इज द रेशियो ऑफ बोल के फिर रेशियो बता देना। प्रॉपर्ली कैसे डिफाइन करना है वो नोट्स में दिया हुआ है, बट मैं थियोरी में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आएगा तो सम्स में, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चार फॉर्मूला ऊपर बताया, और यहाँ पे 5 to 8 फॉर्मुलाज मैंने यहां पे बताए। फॉर्मूला नंबर 9 है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, एंड फॉर्मूला नंबर 10 है एमपीसी प्लस एमपीएस इज अगेन इक्वल टू 1। तो ये 10 फॉर्मुलाज हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको एक सम कराता हूं, ये सम जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे मेक श्योर आप एग्जामिनर को ये जरूर बता दीजिएगा कि आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है। फॉर्मुलाज तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, और फॉर्मुलाज मैंने अभी जस्ट आपको पूरा बताया, ठीक है। इसके अलावा और भी फॉर्मुलाज है जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। डोंट जस्ट सॉल्व द सम, इन्फॉर्म योर एग्जामिनर हाउ यू सॉल्व द सम, ठीक है। और सम सॉल्व करने के इस चैप्टर में बहुत तरीके हैं। सो जो पहला आपको सजेस्ट हो जाए, जो आपके माइंड में पहले आ जाए, आप उस मेथड से कर लो, बट ऐसा नहीं है कि देयर इज ओनली वन मेथड। अभी जैसे इनकम गिवन है, कंजम्पशन गिवन है, मुझे निकालना है एपीसी, तो एपीसी मैं यहाँ पे निकालता हूं, बट मैं नीचे एग्जामिनर को बता भी दूंगा कि मुझे पता है कि एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, तो आई नो दिस एंड दिस इज हाउ आई एम सॉल्विंग इट। तो बस आप 80/100 कर दो तो 0.8 आ जाएगा, 120/200 कर दो तो 0.6 आ जाएगा, एंड अगेन 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने नीचे में फॉर्मूला लिख के टीचर को बता दिया, एग्जामिनर को बता दिया कि मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने वो फॉर्मूला कैलकुलेटर पे करके आंसर लिख दिया। अब बात आती है सेविंग्स की, एपीएस। तो अब देखो एपीएस निकालने में ना विच एवर मेथड जो आपको पहले समझ में आए आप उसे कर लेना। अभी देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो पहले सेविंग्स निकाल लेंगे, ठीक है, वाई और सी गिवन है तो वो सेविंग्स निकाल लेंगे, सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला, तो इसी को आप थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करोगे तो सेविंग्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी बन जाएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। मैंने ऐप में एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाया जिसमें मैंने केवल सम्स करवाए हैं,
ठीक है, 15 मार्क्स का लगभग आपका सम्स रहेगा पूरे पेपर में। उसमें सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करवाए हैं। जो बच्चा थोड़ा सम्स में वीक है या आपको सम्स करने की टेक्निक और ज़्यादा वैरायटी चाहिए, तो हाई लेवल के क्वेश्चंस वहाँ पे करने हैं सम्स रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ पे बस आपको समझा रहा हूँ, प्रैक्टिस मैंने वहाँ पे कराया अच्छे से। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप फॉर्मूला ज़्यादा खुलेगा आपके दिमाग में। ठीक है, मेरे को सम करता हुआ देख के आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, आप खुद जब अच्छे अच्छे सम्स करोगे तो वो चीज़ बेटर होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, सेविंग्स वाला फॉर्मूला यूज करके पहले सेविंग्स निकाल सकते हैं। y माइनस सी करोगे तो सेविंग्स आपका ऐसा आ जाएगा, y माइनस सी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ऐसे सेविंग्स आ गया। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई। तो एस का आपने कॉलम बना लिया था, वाई आपको गिवन है, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। या फिर देयर इज अनदर वे, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ये कैसे आया, यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, लुक एट फॉर्मूला नंबर 9, इसी को मैंने ट्विस्ट किया और मैं बोल रहा हूँ एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मेरा बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, मेरे को तुरंत तुरंत ये सब स्ट्राइक कर रहा है। आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे इतना कुछ है, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ सच में नहीं है, बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, बट उसको बार बार करने से आप जल्दी ये सब कैच कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया तो आपको लगेगा कि अरे बहुत जल्दी हो रहा है या फिर बहुत क्या हो रहा पता नहीं। ठीक है ना, तो यू कैन अप्लाई वट एवर कम्स टू योर माइंड फर्स्ट। तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करता हूँ, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना, आई एम यूजिंग दिस वन, एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। तो 1 माइनस एपीसी विल बी 0.2, 1 माइनस एपीसी विल बी 0.4 एंड 1 माइनस एपीसी विल बी 0.4 अगेन। ठीक है, मैं नीचे फॉर्मूलास मिटा दे रहा हूँ, आई नीड स्पेस। अब बारी आती है एमपीसी एंड एमपीएस। सो एमपीसी इज व्हाट, मैं टीचर को बता दूंगा नीचे लिख के, एमपीसी इज चेंज इन सेविंग, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। सो पहला वाला तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि चेंज कैलकुलेट ही नहीं होगा ना, अकेला डेटा से कैसे चेंज कैलकुलेट करेंगे। सो सेकंड वाला निकलेगा। देखो सेकंड वाले में चेंज इज हाउ मच इन सी 40 एंड चेंज इज हाउ मच इन इनकम 100, 40 by 100 will be 0.4. सिमिलरली मैं नेक्स्ट वाला निकालूंगा, हाउ मच इज द चेंज, देखो 60 और यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है 100, 0.6। तो इस तरीके से एमपीसी निकल गया। और एमपीएस अगेन मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, फॉर्मूला नंबर 10, लुक एट फॉर्मूला नंबर 10, कैन आई राइट एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, बस उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ मैं। तो एमपीसी मेरे पास है, एमपीएस निकल जाएगा, पहला वाला नहीं निकलेगा, बट उसके बाद 1 माइनस एमपीसी कर दूंगा तो ये 0.6 हो जाएगा और ये 0.4 हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। थोड़ा बहुत अगर आपको और प्रैक्टिस करना है, अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप ऐप से वो कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट वेलकम, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मेक श्योर कि आप इतने पार्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग एक अलग पार्ट को करेंगे और उसमें चैप्टर को एंड भी करेंगे। ठीक है, मेक श्योर कि ये दोनों पार्ट को आप ऐसा करें कि आपका 8 मार्क्स कहीं ना जाए। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, ये बाकी चैप्टर्स के जैसा लो लेवल का चैप्टर नहीं है। हम लोग एक चैप्टर करेंगे मनी, बहुत सिंपल चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट बहुत सिंपल चैप्टर है, फिजिकल पॉलिसी बहुत सिंपल चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत सिंपल चैप्टर है। बट ये थोड़ा सा हाई लेवल का चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा सा हाई लेवल का एफर्ट भी लगेगा। राइट, सो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करा दूंगा।